तो नाउ स्टार्ट बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि BF जो है बॉन्ड लेंथ वो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, ऐसा क्यों? तो लिख लिए होगे। ये BF जो बॉन्ड है, लोगों ने ये देखा कि जितना इसका सिंगल बॉन्ड का लेंथ होना चाहिए उस लेंथ से थोड़ा इसका लेंथ कम आ रहा है। एक्सपेक्टेड जो है वो स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड। ये बॉन्ड लेंथ जितना है, तीनों बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है, देखो अब यहां पर हम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी, तीनों पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम अभी बॉन्ड एंगल में पढ़ा रहे थे। बॉन्ड एंगल पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए थे? बैक बॉन्डिंग में। तो बैक बॉन्डिंग होने के बाद फिर से हम कहाँ आएंगे? बॉन्ड एंगल पे आएंगे, फिर हम बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आ गया है। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के बारे में, एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड का लेंथ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा था, एक्सपेक्टेड छोटा था। तो क्या रीजन लिखोगे? हियर बैक बॉन्डिंग विल बी, हियर बैक बॉन्डिंग विल बी फॉर्म, दैट्स व्हाई ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इट कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लिख लेना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड इट कंटेन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड, फुल्ली नको, partial double bond character. Due to back bonding it hold partial double bond character. It hold partial double bond character. That's why it bond length is smaller than expected. That's why its bond length is smaller than expected. That's why its bond length is smaller than expected. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो 2 जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो बॉन्ड लेंथ का है। तो जब बॉन्ड लेंथ आएगा तो मैं दोबारा वहां लिखवा भी दूंगा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ हम करवा रहे हैं। बॉन्ड लेंथ पढ़ाए नहीं है तो बॉन्ड एंगल में पढ़ा रहा था, तो ध्यान से सुनना। BOH4 और माइनस है। अच्छा, तुमसे मैं बोला था करने के लिए, करके लाए थे क्या? और सब लिखते जाना। ठीक है, इसमें मैं अभी एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं, सब यहीं पे लिखते जाना। अब यहां पर हम पहले बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा। अब ये ऐसा क्यों बॉन्ड बनता है, इसका मैं कहानी बता रहा हूं अभी। ये ऐसा बॉन्ड क्यों बनता है? बोरॉन पे माइनस लगाने का मतलब क्या बन गया? ये कार्बन, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और BOH3 कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है। ये बोरिक एसिड है, ये कुछ बॉन्ड ऐसा बनता है। अब मुझे बताओ कि वैकेंट ऑर्बिटल कहां है? इस B माइनस के पास है या B के पास है या दोनों के पास है? वैकेंट ऑर्बिटल कहां है? वैकेंट ऑर्बिटल कहां है? बोरॉन के पास है, इसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन का रूप ले लिया। और हम जानते हैं, कल हमने बताया था वैकेंट ऑर्बिटल कहां कहां होता है, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। पीरियड नंबर 2 में केवल बोरॉन के पास होता है, बाकी किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। जब ये कार्बन का रूप ले लिया, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल गायब हो गया। अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है वो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भर गया वो। बरोबर है क्या? वैकेंट ऑर्बिटल उसका भर गया है। कैसे भर गया मैं बता रहा हूं थोड़ी देर में, कैसे भर गया हो। तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बनेगा। मैं ऐसे बस डॉट डॉट से दिखा दे रहा हूं। तो हियर BB विल फॉर्म, यहां बैक बॉन्डिंग बनेगा, जबकि यहां बैक बॉन्डिंग बनने की संभावना नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग। तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जबकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं सॉरी हाँ सिंगल बॉन्ड है। अब अगर मैं यहां X लिखूं और यहां Y लिखूं
तो बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करोगे? x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x? ए सेलेक्ट करोगे या बी सेलेक्ट करोगे? x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड क्या होता है, लेंथ छोटा होता है, तो ये लेंथ छोटा होता है और ये सिंगल है, तो इसीलिए ये जो है वो x जो है ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बोरॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा होगा और बोरॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ यहां कम होगा। तो अब कैसे लिखोगे आप? इन बोरिक एसिड बैक बॉन्डिंग विल बी फॉर्म एंड इन BOH4 माइनस नो बैक बॉन्डिंग विल फॉर्म। अब समझ सकते हो क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं है? लोन पेयर तो है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हियर वैकेंट ऑर्बिटल, हियर no any vacant orbital will present, no any vacant orbital will present, कोई भी यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कैसे नहीं है? ये कार्बन का रूप ले लिया है और कार्बन के पास हम जानते हैं कि सेकेंड पीरियड में बोरॉन को छोड़ के किसी के पास, ये बोरॉन बाबा है, अस्सी चाचा है, एन से नाना है, ये सब यहाँ पर है, बाबा चाचा नाना सब है, फूआ फूफा सब है यहाँ। तो केवल इनके पास होता है, बाबा के पास होता है। लेकिन ये बाबा बाबा नहीं रह गए, चाचा बन गए हैं। बी पे माइनस आते ही चाचा बन जाते हैं। समझ में आया क्या? तो चाचा के पास नहीं होता, बाबा के पास होता है। तो ये बोरॉन है और ये बी माइनस है, तो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए नो बैक बॉन्डिंग फॉर्म हियर, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग हियर, नो बैक बॉन्डिंग, यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। जबकि यहां पर बैक बॉन्डिंग है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड इज लार्जर देन पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर किए, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब केवल एक चीजें नहीं देखना होता, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में अब आगे जब भी आएगा तब ध्यान में रखोगे कि सिंगल बॉन्ड में और क्या क्या चीजें हमें देखना होता है। तो धीरे धीरे भी और चीजें बताऊंगा। और कहाँ का बताया था सिंगल में? एक एक्सियल और इक्वेटोरियल। इस बार तुम लोग क्वेश्चन आया था, वहां भी गलत किए थे तुम। जब तुम्हें आता है कि PA5 में क्या बॉन्ड लेंथ इक्वल है, हम बोलेंगे नहीं, बॉन्ड लेंथ कहां से इक्वल है? ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल। कहां से इक्वल होगा? ये एक्सियल और इक्वेटोरियल, y इज ग्रेटर देन x। एक्सियल और इक्वेटोरियल बराबर कहां होता है? हाँ, ये तीनों एक्सियल बराबर होगा और ये इक्वेटोरियल बराबर होगा। 3 इक्वेटोरियल बराबर होगा और 2 एक्सियल बराबर होगा। लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक्सियल बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ देखने के लिए एक फैक्टर नहीं है कि आप बॉन्ड लेंथ एक फैक्टर से देख पाओगे। बॉन्ड लेंथ यहां पर देखने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ हमने चेक किया, क्या P और F का सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल है? ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ P एंड F आर इक्वल। हम बोलेंगे नहीं, नहीं है ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। इसको भी लिखते चलना, सारे चीजें लिखते चलो, एक भी चीज बोर्ड का छोड़ना नहीं है। जो चीज मैं बताऊं, इन्हें की नोटबुक केवल भर रहे हैं लिख के नोट्स, तो नोट्स से काम नहीं चलने वाला है। तो ये लिखने के बाद ये भी लिख लेना कि इनमें P और F का ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। लेकिन इसमें हम बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं देंगे। यहाँ क्या कंसेप्ट लगेगा? इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला। तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो यहाँ पर कंसेप्ट बॉन्ड लेंथ का अलग है और यहाँ पे कंसेप्ट बॉन्ड लेंथ का अलग है। आगे चल के और अलग होगा। रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट अलग है। तो बॉन्ड लेंथ देखने का तरीका जब सब मैं पढ़ा लूंगा तब बताऊंगा। देखो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ तुम ऐसे चेक कर रहे थे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऐसे चेक कर रहे थे। इसमें 2 चीजें बताया और रेजोनेंस में बता दिया, तो सब एक जगह इकट्ठा कर दूंगा एक बार। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बैक बॉन्डिंग द्वारा चेक किया करेंगे और यहाँ पे बैक बॉन्ड लेंथ एक्सियल और इक्वेटोरियल द्वारा चेक किया करेंगे। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल द्वारा चेक किया करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। हालांकि ये बोरॉन फैमिली में जब आप अल्कली मेटल अल्कलाइन पढ़ लोगे तो ये बोरॉन फैमिली में फिर से आता है बोरिक एसिड के बारे में। और कई बार जेई और नीट में कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है इसमें। बोरिक एसिड के बारे में बहुत ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। BOH होल थ्राइस, इसको ऐसे भी लिखते हैं H3BO3।
ये लिखने का मीनिंग ये मत जानिए ना कि बेस है, बेस नहीं है, बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है। अब इसका स्टोरी समझो क्या है। ये एक्चुअल में क्या है, पहले मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूं कि बोरिक एसिड है क्या, H3BO3 है क्या। तो H3BO3 के बारे में 5-6 लाइन लिख लो, ठीक है। तो ये जो है वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। और ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, नॉट ए प्रोटोनोइक, नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड। ये प्रोटोनोइक एसिड नहीं है, ये सब बता रहा हूं अभी क्या क्या है इसके बारे में। नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड, लुईस एसिड। ये एनसीईआरटी में ब्लैक डार्क कलर में लिख के दिया हुआ है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी में ब्राउन फैमिली पढ़ोगे तो ये बिल्कुल वहां डार्क लाइन में लिखा है, नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड। क्या है, लुईस एसिड है। क्यों ऐसा है अभी बात करेंगे हम। वीक एसिड है, ठीक है। और ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। अच्छा, इसका मीनिंग मैं अभी बता रहा हूं, मोनोबेसिक एसिड क्या है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है वो आगे हम समझेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और ये बैक बॉन्डिंग भी बनाता है, बैक बॉन्डिंग भी बनाता है। अब समझो इसकी स्टोरी क्या है। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो तब लिखना इसको। एक्चुअली क्या है, एसिड का स्टोरी क्या है, एसिड किसको बोला जाता है। तो बैच 1 को तो मैं पढ़ाया हूं एसिड किसको बोला जाता है। एसिड में एसिड किसको बोला जाता है, एसिड का जो डिफिनेशन है वो 3 साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। पहला जो है वो है अर्हनियस, अर्हनियस एसिड और बेस। इसका डिफिनेशन ये था कि जो पानी में एक्वस में, जो एक्वस में H+ रिलीज करे उसको हम एसिड बोलते हैं, और जो पानी में एक्वस में OH रिलीज करे उसको हम बेस बोलते हैं। जैसे HCl पानी में डाल देंगे तो H+ रिलीज कर देगा, H2SO4 पानी में डाल देंगे तो H+ रिलीज कर देगा, NaOH रिलीज कर देगा, ठीक है, KOH रिलीज कर देगा OH। लेकिन लोगों ने पूछा बताओ कि NH3 क्या है, NH3 क्या है। अब NH3 के पास तो H+ लूज करेगा नहीं हो, ठीक है, बरोबर है। वाटर के बारे में बताओ तो ये बता नहीं पा रहा था, तो जिसके पास H+ था उसी के बारे में बता रहा था। दूसरा कॉन्सेप्ट आया था ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड लोअरी का, 2 साइंटिस्ट है। तो हालांकि 11th में पढ़ेंगे जब हम आयनिक के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, यहां पर बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। इसमें जो बोला था, इसका डिफिनेशन जो था वो ये था, जो H+ एक्सेप्ट करे वो, या जो H+ रिलीज करे वो एसिड है, और जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेस है। अभी डिफिनेशन लिख लेना, मैं समझा दूंगा बाद में। फिर इसने OH के बारे में बात नहीं किया। फिर तीसरा एक साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं कि किसी का गलत है, सबका सही है। फिर तीसरा साइंटिस्ट है लुईस। लुईस ने बोला जो लोन पेयर को डोनेट एक्सेप्ट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो हमें मेन जो आपको मैं बताने वाला हूं वो यही बताने वाला हूं, यानी बैक बॉन्डिंग में ज्यादा लुईस वाला ही काम आएगा, ठीक है। और आगे धीरे धीरे हम इसको समझते चलेंगे। तो पहले लिख लो इसको, फिर मैं आगे बता रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में क्या है, थोड़ा सा जनरलाइज टाइप की क्वेश्चन सोचने वाला आता है।
तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमें नॉलेज की जरूरत पड़ता है, चीजों का मीनिंग, जैसे तुम फॉर्मल चार्ज पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर दे देता है, स्टेटमेंट लिख देता है, तो समझ में नहीं आता स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ। उस चीज का जब तक तुम मीनिंग नहीं समझोगे तब तक स्टेटमेंट अगर आता है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चीजों को मीनिंग समझना है। तो 3 साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के बारे में हमें जानकारी दिया था, एसिड और बेस के बारे में, तीनों सही है, हम थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो है वो लुईस एसिड है, लिख लिए होगे, मैं हटा रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से सुनो, अब इसके बारे में थोड़ा सा लुईस के बारे में हम आते हैं, जिसके पास लोन पेयर एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वही एक्सेप्ट करेगा ना। और ये लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर रहेगा, तो पहचानने का तरीका क्या होगा हमारा? लुईस एसिड और लुईस बेस पहचानने का तरीका क्या होगा? बैक बॉन्डिंग वाला ही सोच लो या कोऑर्डिनेट वाला ही सोच लो, जो सोचना है सोच लो। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्टर है, जो लोन पेयर जो एक्सेप्टर है, चाहे बैक बॉन्डिंग में सोचो या कहां सोचो, कोऑर्डिनेट में, जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो लुईस एसिड का काम करेगा। और जो लोन पेयर जो डोनर एटम है, डोनर, वो बेस का काम करेगा। अब मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि BF3 क्या है, तो अब तुम्हारा एसिड है कि बेस है, तो तुम अभी तक मान लो इससे पहले डिफिनेशन क्या जानते थे कि सर जो H+ रिलीज करता है वो एसिड है और जो OH रिलीज करता है वो बेस है। कहाँ इसके पास H, ना तो H दिख रहा है ना तो OH दिख रहा है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहानी होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें ना तो H+ है ना तो OH है, तो इसका जानकारी लुईस दे देगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए लुईस एसिड है ये। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लुईस एसिड के बारे में यहाँ पर इसलिए डिस्कशन कर दिया हमने क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट में लुईस एसिड का भी आता है चीजें कि लुईस एसिड कौन है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने दिया है। अब ध्यान से सुनो, मैं 2 चीजें तुम लोगों को बता रहा हूं। मान लो हमने लिया H2SO4 लिया, ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालेंगे हम, पानी में अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है अपने आप और ये H+ रिलीज कर देता है। तो जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे चला आता है और ये H+ रिलीज कर देता है। इसी H+ रिलीज को हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। लेकिन हर जगह अब एसिड का डिफिनेशन केवल H+ रिलीज वाला नहीं है, 3 डिफिनेशन मैंने लिखवाया है। तो H+ जो रिलीज किया है इसने, उसके वजह से ये एसिड है। ठीक है, अब ये H+ के पास क्या है? एक 0 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो 0 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। H+ को प्रोटॉन बोला जाता है। तो अब इसने 2 रिलीज किया है, तो इसको हम बोलते हैं डाई प्रोटोनोइक। डाई मतलब 2, तो H2SO4 इज डाई प्रोटोनोइक। डाई प्रोटोनोइक, प्रोटोनोइक मतलब H+, डाई प्रोटोनोइक एसिड, यानी ये 2 H+ रिलीज करने वाला है। प्रोटोनोइक मतलब H+, प्रोटोन को प्रोटोनोइक बोल दिया गया, तो डाई प्रोटोनोइक एसिड बोला गया है। इसको हम डाई बेसिक एसिड ही बोलते हैं। सोचो बेसिक क्यों बोला गया है? डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, सोचना कि बेसिक एसिड मतलब बेस हो गया क्या? नहीं, ये डाई बेसिक एसिड है क्योंकि 2 H+ रिलीज कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, बोरिक एसिड का क्या कहानी है। बोरिक एसिड कुछ अलग तरीका से दिखाता है। बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड है, अब बताओ बोरिक एसिड कितना H+ लूज करेगा? बोरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो कितना H+ लूज करेगा?
बोरिक एसिड को पानी में डालोगे तो कोई 3 बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है, एक भी नहीं करेगा। अब सुनो इसका कहानी, इसका कहानी इसके जैसा नहीं है, इसका कहानी अलग ही है। अगर होता तो हम प्रोटोनोइक नहीं लिखे, यहाँ हमने लिखा है नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड, और ये एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है। नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड मतलब वो H+ रिलीज नहीं करता। प्रोटोनोइक का मतलब समझ में आ गया ना। नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड मतलब H+ रिलीज नहीं करता है। तो देखो इसका कहानी क्या है, ये एक भी रिलीज नहीं करता है। प्रोटोनोइक अगर होता, हमने लिखा है यहाँ पे क्या, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोप्रोटोनोइक नहीं लिखा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यही लाइन में कंफ्यूजन होता है। हमने मोनोप्रोटोनोइक नहीं लिखा है, हमने लिखा है मोनोबेसिक, यानी जब ये पानी में जाएगा तो H+ रिलीज होगा, लेकिन इसका नहीं होता। देखो किसका होता है, जैसे ही पानी में जाता है तो वाटर के पास लोन पेयर होता है, वाटर के पास लोन पेयर होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जब तक ये अपना बॉन्ड तोड़े तब तक वाटर क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस वैकेंट को, इसको तोड़ने का चांस ही नहीं देता है वो। तो मैं इसको ऊपर बना रहा हूं, जैसे ही तोड़ने का चांस नहीं देता है तब तक वाटर अपना लोन पेयर क्या कर चुका होता है, डोनेट कर चुका होता है। अब जब डोनेट करेगा तो मुझे बताओ कि डोनर एटम पे अब वाटर है यहां, अब जैसे ही डोनेट करता है तो यहां पर देखो थोड़ा सा, डोनर पे क्या आएगा, डोनर पे क्या आएगा, प्लस आएगा। डोनर पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, डोनर एटम क्या होता है, प्लस होता है, और एक्सेप्टर पे क्या होगा, माइनस। एक्सेप्टर पे माइनस होता है ना, कोऑर्डिनेट को हमने हटा दिया, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। अब अगला स्टोरी देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड उसको तोड़ने नहीं देता है वाटर। अब होता क्या है, ये वाटर अपना H+ यहां से रिलीज करता है। अब बताओ जब वाटर यहां से रिलीज करेगा तो मैं यहां बना रहा हूं BOH 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 माइनस। अब वाटर यहां से रिलीज करेगा तो वाटर पे चार्ज क्या आ जाएगा, पहले से तो प्लस था, अब क्या आ जाएगा, माइनस। पहले से प्लस था ना, अब क्या आ जाएगा, माइनस। अब जैसे माइनस आएगा तो ये चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखो ये बन गया BOH4 जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, ये वाला जो बन गया BOH4। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्रोटोनोइक एसिड नहीं, इसका 3 OH जो है जस का तस वैसा ही रह गया, इसने रिलीज ही नहीं किया है। इसने बना लिया क्या, या तो बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे हम, इसको बोल दें कोऑर्डिनेट बनाया है इसने क्या कर लिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है पानी में जाते ही। इसीलिए बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, इसको वीक एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, इसको लुईस एसिड क्यों बोलते हैं, इसको ब्रोंस्टेड और ये अरेनियस क्यों नहीं बोलते हैं, तो ये अपना H+ रिलीज नहीं करता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड। इसलिए इसको हम लुईस एसिड का नाम देते हैं। ये लुईस एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड और अरेनियस एसिड नहीं है। तो यहां हम ये भी लिख लेंगे, नॉट ए ब्रोंस्टेड लोरी और अरेनियस एसिड, क्योंकि सब जो मैं लिखवाया हूं ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। अरेनियस एसिड क्यों अरेनियस नहीं है, क्योंकि ये H+ अपना ना तो रिलीज करता है ना तो गिन करता है। तो क्या करता है ये, वाटर से क्या करता है, ये वाटर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और वाटर वाला H+ रिलीज होता है, इसका जस का तस रह जाता है। तो H+ रिलीज जरूर होता है, बोरिक एसिड को पानी में डालोगे तो एसिडिक सॉल्यूशन जरूर बनेगा, लेकिन इसके वजह से नहीं बनता है, पानी के जो H+ होता है वो तोड़ देता है। और इसीलिए इसको लुईस एसिड का नाम दिया गया है, क्योंकि इसने लोन पेयर को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज लुईस एसिड, इसीलिए लुईस एसिड है। तो हर चीज का एक लॉजिक है, और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया, और ये चीजें हमें समझ में नहीं आता है। तो वीक एसिड का मतलब क्या है, वीक एसिड का मीनिंग बाद में समझा देंगे। पार्शियल ब्रेक जो होता है, हालांकि ये ब्रेक तो हुआ ही नहीं है,
तो वीक एसिड का मीनिंग बैच 1 को समझाया हूं मैं, पार्शियल डिसोसिएट, फुली डिसोसिएट। लुईस एसिड समझ में आ गया क्यों है? क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए लुईस एसिड है ये। नॉट ए प्रोटोनोइक एसिड क्यों है? क्योंकि अपना H प्लस लूज नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। तो ये प्रोटोनोइक कहां से हो गया? ये प्रोटोनोइक कहां से हो गया? अच्छा, मोनोबेसिक एसिड का कैसे है? ठीक है, हम एक बोरिक एसिड को पानी में डालेंगे तो एक H प्लस वाटर जरूर निकालेगा, तो हमें मोनोबेसिक का मतलब ये हो गया कि H प्लस तो मिला, भले किसी ने दिया हो अलग मैटर है, वाटर ने दिया है H प्लस, इसलिए इसको मोनोबेसिक एसिड बोल देते हैं। यानी हमें एक H प्लस का जरूर, हमें एक H प्लस जरूर मिल जाता है, इसलिए मोनोबेसिक एसिड है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, अच्छा हमने इसके बारे में बताया, चलो इसके बारे में बैक बॉन्डिंग तो अभी बता दिया मैंने। तो ये चीजें इसका स्टोरी है, और ये फ्रीक्वेंटली बहुत हाईली क्वेश्चन पूछा जाता है बोरिक एसिड पे। और ये चीजें हम कहां समझेंगे? केमिकल बॉन्डिंग से समझेंगे। इसमें और कोई डाउट? लुईस एसिड किसको बोलते हैं? प्रोटोनोइक एसिड किसको बोलते हैं? आगे चल के जब मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा रेडॉक्स, तो इसमें अल्फा इक्वल टू 1 होता है, सॉरी अल्फा नहीं, वर्ड आता है भूल रहे हैं, ये लिख लिए, लिख लो सारे। चलो, तो बोरिक एसिड का यही कहानी है। तो बोरिक एसिड जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, बराबर है क्या? बोरिक एसिड कुछ और ही है, ये अपना H प्लस लूज नहीं करता है। तो याद रखना, बोरिक एसिड जो है वो बैक बॉन्डिंग, अपने आप में बैक बॉन्डिंग बनाता है। मान लो पानी में नहीं डालोगे तो बोरिक एसिड अपने आप में क्या बनाएगा? तो बोरॉन का हर कंपाउंड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल केस रखता है। कौन सा केस? बैक बॉन्डिंग वाला। तो बोरिक एसिड को जब पानी में नहीं डालोगे तब ये बैक बॉन्डिंग बनाता है। एक तुम लोगों को नीट का वाला पेपर में भी आया था, कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है? B2S6। यानी बोरॉन वाला हर कंपाउंड में लोचा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हालांकि इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एक बार बोला भी था तुम लोगों को कि B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। ठीक है, तो बोरिक एसिड के बारे में इतना चीजें ध्यान में रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ का, वो निकल गया ना। अब नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या दिया था? नेक्स्ट हमने दिया था NCH3 वाला ना, NCH3 होल थराइज दिया था, ठीक है, और NSiH3 ये, ठीक है। एक लिख भी लेना, SiH3 को हम सिलेन बोलते हैं। जब हम कार्बन फैमिली पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे इसको सिलेन। और SiH4 को और SiH3 को सिलाइल बोलते हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि कभी कभी ये नाम से पूछता है, आपको नाम दे देगा, ट्राई सिलाइल, ये सिलाइल यही वाला है, ट्राई सिलाइल अमाइन बोलती है इसको। क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला नहीं देके नाम दे देता है, तो फिर पूछोगे सर उसका फॉर्मूला क्या होता है? और इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल तो जानते होगे, CH3 को मिथाइल बोलते हैं हम, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, ट्राई मिथाइल और अमाइन। तो नाम से भी कभी कभी चीजें पूछ लिया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको लिख लो। अब इसमें हमने क्या क्वेश्चन पूछा था? तो 2-3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब एक ही है हमारे पास। देखो, अब यहाँ पर N है, पहले हम बॉन्ड बना लेते हैं और 3 बॉन्ड यहाँ बनेगा।
3 बॉन्ड यहां बनेगा और एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। और इसका कहानी क्या है, इसका कहानी है यहां पर 3 बॉन्ड बनेगा। अच्छा, ये मालूम है ना, सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे यहां पर एक मैं एक्सपेंड कर दूं तो यहां देखो 3 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के ग्रुप का कौन है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के ग्रुप का कौन है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक मैं एक्सपेंड कर दिया हूं। और कार्बन भी 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा। ठीक है, अब इसका कहानी देखो, ये लोन पेयर इसके लिए ऐसे रखा के रखा रह जाएगा। ये लोन पेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि BCNO8 के पास, इसको छोड़ के किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन कार्बन के नीचे सिलिकॉन के पास तो है, अल्युमिनियम के पास होता है, क्योंकि ये 3rd पीरियड है और 3rd पीरियड में डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। तो ये इसके साथ क्या करने लगेगा, बैक बॉन्डिंग बनाने लगेगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए मैं कल के लेक्चर में कल ये बताया था कहाँ कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, वो उस चीज को ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि सर वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, हमें दिख तो है नहीं रहा है, तो कल दिखाया था मैंने कहाँ कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। आज केवल एप्लीकेशन वाला बात करेंगे हम। तो हमने कल दिखा दिया था कि वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कोई बोलेगा सर यहाँ पर क्यों नहीं बैक बॉन्डिंग बन रहा है, तो कल हमने बता दिया था कि वैकेंट ऑर्बिटल वहां नहीं है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। अब इसके वजह से इसमें क्या क्या चेंजेज आएगा, तो देखो पहला चेंजेज इसका जो, अब मैं तो इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ऐसे। पहला चेंजेस देखो, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा 1 2 3 4 sp3 होगा, इसमें लोन पेयर भी काउंट होगा। लेकिन इसका लोन पेयर चला गया कहां, कहां चला गया, बैक बॉन्डिंग में, तो यहां लोन पेयर काउंट नहीं होगा। तो व्हेन लोन पेयर will form back bonding, then we cannot count in steric number। तो हम इसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे लोन पेयर को। पहला चेंजेस 1 2 3 है, तो हम यहाँ पर sp2 बोलेंगे, हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया है। अब यहाँ पर ज्योमेट्री बताओ, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर का ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल होता है ना, ट्रायगोनल पिरामिडल। तो ट्रायगोनल पिरामिडल मतलब क्या है, 3D में, 3D मतलब नॉन प्लेनर में है, नॉन प्लेनर, प्लेन में नहीं, आउट ऑफ प्लेन है। और ये sp2 है, sp2 होने का मतलब क्या हुआ, ये प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर है। ठीक है, और ये 2D में है, इसका मतलब ये प्लेन में है, ये प्लेनर कंपाउंड है, ये प्लेनर है, इसका हाइब्रिडेशन ये है। अच्छा, अब हमारा रह गया बॉन्ड एंगल। अब यहां sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28। sp3 का ही होना चाहिए ना, लेकिन एक लोन पेयर है तो हमें मालूम नहीं है, हम हर चीज रट के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, 2 डिग्री कम कर देंगे, 107 के आसपास बोल देंगे। ठीक है, अप्रॉक्स 107, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कंपेयर करना, वो डेटा थोड़ा ना पूछता कि बताओ एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल क्या है। ठीक है, तो हम बोल देंगे sp3 है 109.28 होता है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से थोड़ा बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये कंप्रेस होगा, ये थोड़ा साइज इधर से लोन पेयर जो है, वो लोन पेयर इधर से रिपल्सन करेगा तो थोड़ा सा साइज कंप्रेस हो जाएगा। ये इसका बॉन्ड एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका 120, लोन पेयर तो है नहीं, इसका कंप्रेस करने के लायक बचा ही नहीं, इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा ये 120 के आसपास होगा, ये 120 के आसपास होगा, ये 120 के आसपास नहीं, आसपास ही मतलब है ही। तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल आगे बढ़ जाए। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ का, अगर पूछा जाए बॉन्ड लेंथ का, x बोलू और यहाँ y बोलू, ठीक है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, x इज ग्रेटर देन y, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ।
ठीक है, एक और इसमें है डाइपोल मोमेंट, तो उसको लिख के छोड़ दो, जब मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा तब उसको डिस्कशन कर दूंगा, तो लिख के बस छोड़ दो कि डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अब